आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, भेड़िए। ये कहानी जितनी रोमांचक है, इसके लेखक की कहानी उससे भी कहीं अधिक त्रासदीपूर्ण है। इस कहानी के लेखक हैं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर बहुत बड़े कथाकार हुए हैं और इतने बड़े कि मुंशी प्रेमचंद भी उनके प्रशंसक थे। मुंशी प्रेमचंद हंस में भुवनेश्वर को प्रकाशित करते रहते थे। उनकी ज्यादातर एकांकियां भी हंस में ही प्रकाशित हुई। प्रेमचंद के अनुसार भुवनेश्वर हिंदी साहित्य के इतिहास में एक नई प्रगति का प्रवर्तक थे। अखिल भारतीय लेखक संघ की बैठक में उन्होंने जैनेन्द्र के साथ भुवनेश्वर का नाम लेते हुए कहा था, जैनेन्द्र में द्रोहता और भुवनेश्वर में कटुता कम हो तो इनका भविष्य उज्जवल है। कथाकार भुवनेश्वर का जीवन बहुत त्रासदीपूर्ण है और उनके उलझे हुए व्यक्तित्व की तरह ही उनका जन्म और मृत्यु का वर्ष भी कुछ निश्चित नहीं है। उनके जन्म के लिए कभी 1910, कभी 1912 और कभी 1914 और मृत्यु के लिए 1957 के पक्ष में प्रमाण पेश किए गए, लेकिन प्रामाणिक रूप से कुछ कहना मुश्किल है। भुवनेश्वर का अंतिम समय बहुत बुरा बीता होगा, क्योंकि बनारस में उनका शव लावारिश मिला था और उसे किसी भिखारी का शव समझकर गंगा में प्रवाहित कर दिया गया था। भुवनेश्वर का निराला से विवाद चला और इसका बुरा प्रभाव उनकी रचनाओं के प्रकाशन पर भी पड़ा। वे अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस करने लगे और अंत में हिंदी साहित्य की राजनीति के क्रूर शिकार हो गए। खैर, भुवनेश्वर की प्रसिद्ध कहानी भेड़िए हंस में अप्रैल 1938 में प्रकाशित हुई थी। तब से लेकर आज तक इस कहानी पर विचार विमर्श चल रहा है। इसे हिंदी की पहली आधुनिक कहानी भी कहा गया है। प्रस्तुत है भुवनेश्वर की कहानी भेड़िए। भेड़िया? भेड़िया क्या है? खारू बंजारे ने कहा। मैं अकेला पनेठी से एक भेड़िया मार सकता हूं। मैंने उसका विश्वास कर लिया। खारू किसी चीज से नहीं डर सकता और हालांकि 70 के आसपास होने और एक उम्र की गरीबी के सबब से वह बुझा बुझा हुआ सा दिखाई पड़ता था, पर तब भी उसकी ऐसी बातों का उसके कहने के साथ ही यकीन करना पड़ता था। उसका असली नाम शायद इफ्तिखार या ऐसा ही कुछ था, पर उसका लघुकरण खारू बिल्कुल चस्पा होता था। उसके चारों ओर ऐसी ही द्रूह और दुर्भेद्य कठिनता थी। उसकी आंखें ठंडी और जमी हुई थी और घनी सफेद मूंछों के नीचे उसका मुंह इतना अमानुष्य और निर्दय था जितना एक चूहेदान। जीवन से वह निपटारा कर चुका था। मौत उसे नहीं चाहती थी, पर तब भी वह समय के मुंह पर थूक कर जीवित था, तुम्हारी भली या बुरी राय की परवाह किए बिना भी। वह कभी झूठ नहीं बोलता था और अपने निर्दय कटु सत्य से मानो यह दिखला देता था कि सत्य भी कितना ऊसर और भयानक हो सकता है। खारू ने मुझसे यह कहानी कही। उसका वह ठोस तरीका और गहरी बेसरोकारी जिससे उसने यह कहानी कही, मैं शब्दों में नहीं लिख सकता, पर तब भी मैं यह कहानी सच मानता हूं। इसका एक एक लफ्ज। मैं किसी चीज से नहीं डरता। हां, सिवा भेड़िए के और मैं किसी चीज से नहीं डरता, खारू ने कहा। एक भेड़िया नहीं, 2-4 नहीं, भेड़ियों का झुंड, 200, 300
जो जाड़े की रातों में निकलते हैं और सारी दुनिया की चीजें जिनकी भूख नहीं बुझा सकती, उनका उन शैतानों की फौज का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। लोग कहते हैं अकेला भेड़िया कायर होता है, यह झूठ है। भेड़िया कायर नहीं होता, अकेला भी वह सिर्फ चौकन्ना होता है। तुम कहते हो लोमड़ी चालाक होती है, तो तुम भेड़िए को जानते ही नहीं। तुमने कभी भेड़िए को शिकार करते देखा है किसी का? बारहसिंगे का? वह शेर की तरह नाटक नहीं करता, भालू की तरह शेखी नहीं दिखाता। एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा गेंद सा कूदकर उसकी जांग में गहरा जख्म कर देता है, बस। फिर पीछे, बहुत पीछे रहकर टपकते हुए खून की लकीर पर चलकर वहां पहुंच जाता है जहां वह बारहसिंगा कमजोर होकर गिर पड़ा है, या उचक कर एक क्षण में अपने से दुगने जानवर का पेट चाक कर देता है और वहीं चिपक जाता है। भेड़िया बला का चालाक और बहादुर जानवर है। वह थकना तो जानता ही नहीं। अच्छे पछैया बैल हमारे बंजारी गड्ढों को घोड़ों से तेज ले जाते हैं, पर जब उन्हें भेड़िए की बू आती है तो वे भागते नहीं, उड़ते हैं। लेकिन भेड़िए से तेज कोई चार पैर का जानवर दौड़ नहीं सकता। सुनो, मैं ग्वालियर के राज से आइन में आ रहा था। अजीब सी सर्दी थी और भेड़िए गोलों में निकल पड़े थे। हमारा गड्ढा काफी भरा था। मैं, मेरा बाप, गिरस्ती और 3 नटनियां 15-15 साल की, हम लोग उन्हें पछा लिए जा रहे थे। किस लिए? मैंने पूछा। तुम्हारा क्या ख्याल है, मुजरा करने? अरे बेचने के लिए। और वह किस मसरफ की है? ग्वालियर की नटनियां छोटी छोटी गदबदी होती हैं और पंजाब में खूब बिक जाती हैं। यह लड़कियां होती तो बड़ी चोखी हैं, पर भारी भी खूब होती हैं। हमारे पास तेज बंजारी गड्ढा था और 3 घोड़ों से तेज भागने वाले बैल। हम लोग तड़के ही चल दिए थे। दिन ही दिन में हम आगे जाने वाले साथियों से मिल जाना चाहते थे। वैसे डर के लिए हमारे पास 2 कमान और एक टोपीदार बंदूक थी। बैल हौसले से भाग रहे थे और हम लोग 20 मील निकल आए थे कि बड़े मियां ने घूमकर कहा, खारे भेड़िए हैं? मैंने तेजी से कहा, क्या कहा? भेड़िए हैं? होते तो बैल न चौंकते। बूढ़े ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, भेड़िए जरूर हैं। खैर, वे हमसे 10 मील पीछे हैं और हमारे बैल थक चुके हैं, लेकिन हमें 50 मील और जाना है। बूढ़े ने कहा, और मैं इन भेड़ियों को जानता हूं। पार साल इन्होंने कुछ कैदियों को खा लिया था और बेड़ियों और सिपाहियों की बंदूक के सिवा कुछ ना बचा। बंदूक भर लो। मैंने कमानी की तान के देखा, बंदूक तोड़ी, सब ठीक था। बारूद की नई पोंगली भी निकाल के देख ले, मेरे बाप ने कहा। बारूद की पोंगली? मैंने कहा, मेरे पास तो पुरानी ही वाली है। तब बूढ़े ने मुझे गालियां देनी शुरू की, तू यह है, तू वह है। मैंने पूरा गड्ढा उलट डाला, पर नई पोंगली कहीं नहीं थी। मेरे बाप ने भी सब टटोला, तू झूठ बोलता है, तू भेड़िए की औलाद। मैंने तुझे नई पोंगली दी थी, पर वह बारूद यहां कहीं नहीं थी। मेरे बाप ने मेरी पीठ पर कोहनी मारते हुए कहा, शहर पहुंचकर मैं तेरी खाल उधेड़ लूंगा, शहर पहुंचकर। और इसी वक्त अचानक बैल एकदम से रुककर पूंछ हिलाकर जोर से भागे। मैंने सुना मीलों दूर एक आवाज आ रही थी, बहुत धीमी, जैसे खंडरों में भी आंधी गुजरने से आती है। हवा, हवा। मैंने सहम के कहा, भेड़िए। मेरे बाप ने नफरत से कहा और बैलों को एक साथ किया, पर उन्हें मार की जरूरत नहीं थी। उन्हें भेड़ियों की बू आ गई थी और वे जी तोड़कर भाग रहे थे।
दूर मैं एक छोटे से काले धब्बे को हरकत करते हुए देख रहा था। उस सैकड़ों मील की चपटे रेगिस्तानी बंजर में तुम मीलों की चीज देख सकते हो, और दूर उस काले धब्बे को बादल की तरह आते मैं देख रहा था। बूढ़े ने कहा, जैसे ही वो नजदीक आ जाए मारो, एक भी तीर बेकार खोया तो मैं कलेजा निकाल लूंगा। और तब उन 3 लड़कियों ने एक दूसरे से चिपटकर टसवे बहाने शुरू कर दिए। चुप रहो, मैंने उनसे कहा। तुमने आवाज निकाली और मैंने तुम्हें नीचे धकेला। भेड़िए बढ़ते हुए चले आ रहे थे। हम लोग भूरी पथरीली धरती पर उड़ रहे थे, पर भेड़िए? बूढ़े ने लगामें छोड़ दी और बंदूक संभाल कर बैठा। मैंने कमान संभाली। मैं अंधेरे में भी उड़ती हुई मुर्गाबियों का शिकार कर सकता था, और मेरा बाप, वह तो जिस चीज पर निशाना ताकता था अल्लाह उसे भूल जाता था। कोई 400 गज पर मेरे बाप ने आगे वाले भेड़िए को गिरा दिया। धाएं! उसने नटों की तरह एक कलाबाजी खाई और फिर दूसरी बिल्कुल नटों की तरह। बैल पागल होकर भाग रहे थे। हवा में उनके मुंह का फेन उड़ उड़कर हमारे मुंहों पर मेह की तरह गिरता था, और वे रम्भा रहे थे जैसे बंजारे ने बयाने वाली भैंसों की नकलें करती हैं। पर भेड़िए नजदीक ही आते जा रहे थे। गिरे हुए भेड़ियों को वे बिना रुके खा लेते थे। वे उनके ऊपर तैर जाते थे। मेरे बाप ने मेरे कंधे पर बंदूक की नली रख दी और धाएं धाएं। मेरी गर्दन पर अब तक जले हुए का निशान है। मैंने भी 16 तीरों से 16 ही भेड़िए गिराए। बूढ़े ने 10 मारे थे, पर तब भी वह गोल बढ़ता ही आता था। ले बंदूक ले, उसने कहा, मैं बैलों को देखूंगा। उसका ख्याल था कि बैल उससे भी तेज भाग सकते थे, पर यह ख्याल गलत था। दुनिया के कोई बैल उससे तेज नहीं भाग सकते थे। मैं बंदूक का भी निशाना खूब लगाता था, पर वह देसी जंग लगी बंदूक, खैर, वह लड़की उसे 5 मिनट में भर देती थी। बादी अच्छी लड़की थी, वह बंदूक भरती थी और मैं निशाना मारता था अचूक। मैंने 10 और मार गिराए। धाएं धाएं धाएं। जब सब बारूद खत्म हो गई तो भेड़िए भी कुछ हारे हुए से मालूम होते थे। मैंने कहा, अब वे पिछड़ गए। बूढ़ा हंसा। वे इतनी सी बात से नहीं पिछड़ सकते, पर मैं मरते मरते कह चलूंगा कि 7 मुल्क के बंजारों में खारे सा खरा निशानेबाज नहीं है। मेरा बाप बुढ़ापे में बड़ा हंसोड़ हो गया था। हां, तो भेड़िए कुछ पीछे रह गए थे, उन्हें कुछ खाने को मिल गया था। सब चट। बैलों पर कोड़ा बोल रहा था कि 5 मिनट बाद ही उन्होंने फिर हमारा पीछा शुरू कर दिया। वे हमसे 200 गज पर रह गए होंगे और बढ़ते ही आते थे। मेरे बाप ने कहा, सामान निकाल कर फेंको, गड्ढा हल्का करो। एक बार की ठोकर खाकर गड्ढा चर कराकर चला। पूरे बंजारों में यह गड्ढा अफसर था, और सब सामान फेंक कर हमने उसे फूल सा हल्का कर दिया था। और कुछ देर तो भेड़िए हमसे दूर निकलते मालूम हुए, पर तुरंत ही वे वापस आ गए। बड़े मियां ने कहा, अब तो एक बैल खोल दो। क्या? मैंने कहा, 2 बैल गड्ढा खींच ले जाएंगे। उसने कहा, अच्छा, तब एक नटनिया फेंक दो। मैंने उन 3 में से एक मोटी को ही उठाया और गड्ढे के बाहर झुलाकर फेंक दिया। हाँ, ग्वालियर की नटनिया, उसे दांत लगा दो तो वह भी भेड़ियों का मुकाबला कर ले। पहले तो वह भागी, पर यह जानकर कि भागना बेकार है, घूमकर खड़ी हो गई और सामने वाले भेड़िए की टांगे पकड़ ली। पर इससे भी क्या फायदा था। एकदम वह नजर से ओझल हो गई, जैसे किसी कुएं में गिर पड़ी हो। गड्ढा हल्का होकर आगे बढ़ा, पर भेड़िए फिर लौट आए। दूसरी फेंको, बड़े मियां ने कहा। पर अब की मैंने उससे कहा, आखिर क्या हम लोग सैर करने के लिए मारे मारे फिरते हैं?
एक बैल खोल दो ने। मैंने एक बैल खोल दिया। वह पीठ पर पूंछ रखकर चिंघाड़ता हुआ भागा और गोल उसके पीछे मुड़ गया। मेरे बाप की आंखों में आंसू भर आए। बड़ा असील बैल था, बड़ा असील बैल था। वह बुदबुदा रहा था। हम बच तो गए, मैंने कहा, पर तभी हवा गोल वापस आ गया था। आज कयामत का दिन है, मैंने कहा, और बैलों को इतना भगाया कि मेरी हथेली में खून छलछला आया। पर भेड़िए पानी की तरह बढ़ते चले आ रहे थे और हमारे बैल मर के गिरना ही चाहते थे। दूसरी लड़की भी फेंको, मेरे बाप ने चीख कर कहा। इन दोनों में बादी भारी थी और कुछ सोचकर कांपते हाथों से वह अपनी चांदी की नथनी उतारने लगी थी। और मैंने शायद बताया नहीं, मुझे वह कुछ अच्छी भी लगती थी। इसलिए मैंने दूसरी से कहा, तू निकल। पर उसको तो जैसे फालिज मार गया था। मैंने उसे गिरा दिया और जैसे ही वह गिरी वैसे ही पड़ी रही। गड्ढा और हल्का हो गया और तेज दौड़ने लगा, पर 5 ही मील में भेड़िए फिर वापस आ गए। बड़े मियां ने गहरी सांस ली, माथा पीट लिया। हम क्या करें, भीख मांग के खाना बंजारों का दीन है। हम रईस बनने चले थे। मैंने बांदी की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, तुम खुद कूद पड़ोगी कि मैं तुम्हें धकेल दूं? उसने चांदी की नथ उतार कर मुझे दे दी और बाहों से आंखें बंद किए कूद पड़ी। गड्ढा बिल्कुल हवा से उड़ने लगा। वह पूरे बंजारों में गड्ढों का अवसर था। पर हमारे बैल बेहद थक गए थे और बस्ती तक पहुंचने के लिए अब भी 30 मील बाकी थे। मैं बंदूक के कुंदे से उन्हें मार रहा था, पर भेड़िए फिर लौट आए थे। मेरे बाप के मुंह से पसीना टपकने लगा। लाओ, दूसरा भी बैल खोल दें। मैंने कहा, यह मौत के मुंह में जाना है। हम लोग मारे जाएंगे। हमें या तुम्हें किसी को तो बचना चाहिए। तुम ठीक कहते हो, उसने कहा। मैं बूढ़ा आदमी हूं, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मैं कूद पड़ूंगा। मैंने कहा, हिरास मत होना, मैं जिंदा रहा तो एक एक भेड़िए को काट डालूंगा। तू मेरा असील बेटा है, मेरे बाप ने कहा और मेरे दोनों गाल चूम लिए। उसने अपने दोनों हाथों में बड़ी बड़ी छुरियां ले ली और गले में मजबूती से कपड़ा लपेट लिया। रुको, उसने कहा, मैं नए जूते पहने हूं। मैं इन्हें 10 साल पहनता, पर देखो तुम इन्हें मत पहनना। मरे हुए आदमियों के जूते नहीं पहने जाते, तुम इन्हें बेच देना। उसने जूते खींचकर गड्ढे पर फेंक दिए और भेड़ियों के बीचों बीच कूद पड़ा। मैंने पीछे घूमकर नहीं देखा, लेकिन थोड़ी देर में उसे चिल्लाते सुनता रहा, यह ले, भेड़िए की औलाद, भेड़िए की औलाद। और फिर चट 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 चट। मैं ही किसी तरह भेड़ियों से बच पाया। खारू ने मेरे डरे हुए चेहरे की तरफ देखा, जोर से हंसा और फिर खखार कर बहुत सारा जमीन पर थूक दिया। मैंने दूसरे ही साल उनमें से 60 भेड़िए और मारे। खारू ने फिर हंसकर कहा, पर इसके साथ ही उसकी आंखों में एक अनहोनी कठिनता आ गई और वो भूखा नंगा उठकर सीधा खड़ा हो गया। तो ये थी भुवनेश्वर की कहानी भेड़िए, जो अप्रैल 1938 में हंस में प्रकाशित हुई थी। आशा है आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।